हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों? एक बार सब कंफर्म कर दीजिए, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज परफेक्ट। बहुत ही बढ़िया। और आज जो आपके छोटे मोटे जो क्वेरीज होते थे उस क्वेरीज को भी अपन लेंगे और आज सारी चीजें कवर करेंगे। जो के मैप है उसको कवर करेंगे और के मैप को पूरा कंप्लीट भी करेंगे और कॉम्बिनेशन सर्किट स्टार्ट भी करेंगे। ऑल ओके ओके, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो भाई साहब देखो, सबसे फर्स्ट सबसे पहले एक बार 5 वेरिएबल का भी बता देता हूं और उससे पहले मैं आपको एक छोटी छोटी सी चीजें बताता हूं कि हमने क्या क्या अभी तक डिस्कशन किया और के मैप के अंदर क्या क्या रूल्स हैं, कैसे हमको सॉल्व करना है। ये मैं पूरा एक बार ब्रशअप करवा देता हूं, ये सारी चीजें ब्रशअप करवा देता हूं। सबसे पहले हमने लॉजिक गेट शुरू किया था और लॉजिक गेट में हमने नोट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, हाउ टू फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट, नॉर गेट, ये सारी चीजें ज्वाइन किया। हाँ शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टेलीग्राम के थ्रू आप कनेक्ट कर देना, कॉल करना लग जाएगा। ओके अंकिता, आई हैव जॉइंड द बैच लेट। कोई बात नहीं अंकिता, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनिशियल लेवल से सारी चीजों को देखो। ओके, मिनिमाइजेशन का मिल जाएगा आपको। एक्चुअली में मिनिमाइजेशन में ज्यादा कुछ बनता नहीं है बुलियन अलजेब्रा, फिर भी मैं मिनिमाइजेशन की शीट एक बार प्रोवाइड करवाता हूँ ना। आज ही मैं बोलता हूँ प्रोवाइड करने के लिए, तो आज तो नहीं पर मंडे को प्रोवाइड करेंगे क्योंकि टीम छुट्टी पे रहती है सैटरडे और संडे। आज आ जाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद क्या डिस्कशन किया था समझिएगा। हमने सब लॉजिक गेट, फिर मिनिमम नंबर ऑफ नेंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें डिस्कशन। उसके जस्ट बाद आगे बढ़ते हैं और उसके जस्ट बाद आगे डिस्कशन में हमने बात करी थी कि मिनिमम नंबर ऑफ नेंड और नॉर के। उसके बाद बुलियन अलजेब्रा आया था। बुलियन अलजेब्रा को स्टार्ट करने से पहले हमने डिस्कशन किया था कि यार कौन कौन से, मतलब हमने 3 रूल्स, उससे पहले कुछ टर्म्स समझे थे कि वेरिएबल क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, मैक्स टर्म क्या होता है, मीन टर्म क्या होता है, एसओपी क्या होता है, पीओएस क्या होता है, उसके बाद लिटरल्स क्या होते हैं, उसके बाद लिटरल्स के बाद फिर हमने डिस्कशन किया था कि स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म क्या होते हैं। ये सारी चीजें डिस्कशन करी। जब ये सारे टर्म्स हमने डिस्कशन कर लिए, फिर हमने बुलियन अलजेब्रा के 3 थ्योरम्स और एक लॉ की बात करी, जिसमें से एक था एक पहला जो रूल था आपके पास जिसको हम बोलते थे के मैप के अंदर ही, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड नथिंग इट, जस्ट ए डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। ए प्लस बी सी, तो ए को बी के साथ, ए को सी के साथ, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी लिखते हैं। दूसरा जो था आपके पास वो था आपके पास सेकंड जो था दैट इज कॉल्ड रिडंडेंस थ्योरम, कि अगर कोई वेरिएबल है उसका कोई कॉम्प्लीमेंट अलग टर्म में है, एक वेरिएबल है उसी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट अगर अलग टर्म में है और उनके साथ जो भी कोफिशिएंट है अगर उसका प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, अगर प्रोडक्ट अवेलेबल होता है तो भाई साहब इसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी। तो प्रोडक्ट वाले टर्म को आप रिमूव कर सकते हैं फंक्शन से। तीसरी चीज हमने देखी थी उसी के बाद ट्रांसपोज थ्योरम, ए प्लस बी डॉट ए बार प्लस सी, तो फर्स्ट को लास्ट के साथ, लास्ट को फर्स्ट के साथ लिख सकते। और उसके बाद हमने देखा था डी मॉर्गन्स लॉ, सबका बार तो छोटा छोटा बार, ये चीज हमने डिस्कशन। ठीक है सर, ये भी डिस्कस हो गया था। ये सारी चीजें डिस्कशन हो गई थी। उसके बाद हम आगे बढ़े थे, हमने उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, टेबल से कैसे बनाते हैं, राइट, ये सारी चीजें। इतनी चीजें डिस्कशन करने के बाद हमारे पास आया था के मैप। के मैप जो है वो ग्रे कोड पर काम करता है। ग्रे कोड क्या होता है? ग्रे कोड इज अ कोड इन विच द सक्सेसिव नंबर्स आर डिफर बाय 1 बिट। इसी वजह से इसको साइक्लिक कोड, यूनिटी हैमिंग डिस्टेंस कोड और आपके पास तीसरा रिफ्लेक्टिंग कोड भी बोला जाता है। उसके बाद हमने बोला के मैप का कि यार एक ही रूल याद रखना है कि कम से कम ग्रुप बनाना है और बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है। कम से कम ग्रुप बनाने से नंबर ऑफ टर्म्स मिनिमाइज होते हैं और बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने से नंबर ऑफ वेरिएबल मिनिमाइज होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि टर्म्स कम बनने चाहिए और वेरिएबल भी कम होने चाहिए। तो कम से कम ग्रुप बनाओ और बड़े से बड़ा ग्रुप बनाओ। फिर हमने सबसे पहले 2 का और 2 वेरिएबल का, फिर 3 वेरिएबल का, फिर 4 वेरिएबल का के मैप डिस्कशन करके आपको समझाया एसओपी फॉर्म में, फिर डोंट केयर के साथ, फिर पीओएस फॉर्म के अंदर, फिर वेरिएबल अगर अंदर होता है तो क्या कैसे होता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कशन की।
शुभू का एक क्वेश्चन है कि बेटर बिटवीन द एमबीए एंड एमटेक। अगेन शुभू, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट। कुछ बेटर नहीं होता, राइट। ये आपकी चॉइस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो ये आपको कोई क्वेश्चन आंसर नहीं देगा किस रिस्पेक्ट में आप जानना चाहते हो, उस रिस्पेक्ट के हिसाब से इसके आंसर समझ में आता है। अगर आप मैनेजमेंट वाली स्किल की तरफ जाना चाहते हो आपको एमबीए जाइए, अगर आप टेक्निकल स्किल की तरफ जाना चाहते हो आप एमटेक में जाइए। ये तो डिपेंड करता है, ये कोई जनरलाइज क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एमएस और एमटेक भी थोड़ा सा डिफरेंस है, बता देता हूँ, शॉर्ट नोट्स का ही बता देता हूँ। सारी आज जो आपके क्वेरीज है उसको मेनली मैं लेने की कोशिश करता हूँ। देखो, एमएस जो होता है ना वो जनरली 2.5 ईयर से लेकर 3 ईयर्स के बीच का होता है ड्यूरेशन। एमटेक जो होता है वो 2 साल का होता है। एमएस जनरली रिसर्च ओरिएंटेड होता है, यानी उसमें थीसिस वर्क जो होता है ना वो ज्यादा होता है, जो कोर्स वर्क होता है वो थोड़ा सा कम होता है। जबकि एमटेक में आप जाओगे ना तो थीसिस आपको एक ही वो लिखनी होगी जो लिखनी होगी, और कोर्स वर्क आपका थोड़ा सा ज्यादा होगा। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए एमएस के अंदर आपको पॉइंटेड स्टडी करनी पड़ती, एक डायरेक्शनल स्टडी करनी पड़ती एमएस के अंदर। जबकि एमटेक के अंदर अगर बात की जाए तो आपको पूरा ही मतलब पूरा ओवरऑल चीजें पढ़ाई जाती है। तो एमटेक के बाद जॉब बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर, बहुत सारे डिपार्टमेंट में अंदर आप ले सकते हो। जबकि एमएस रिसर्च ओरिएंटेड होता है तो किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के हिसाब से उसके अंदर जॉब लगती है। आईआईटी जैम फॉर एमएस नहीं, आप गेट के स्कोर के बेसिस पे भी एमएस में एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेते भी हैं लोग, राइट। ठीक, तो ये अगेन आपकी चॉइस है। बहुत सारे स्टूडेंट एमएस करके भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट एमटेक करके भी अच्छा स्कोर करते हैं। अगेन ये आपकी चॉइस होती है। बट जनरली जो पीएचडी की तरफ जाने वाले लोग होते हैं, जो रिसर्च ओरिएंटेड जाने पड़ते हैं, वो एमएस करते हैं, उसके बाद जनरली वो करने की कोशिश करते हैं, पीएचडी करने की कोशिश। और अगर आपको पीएचडी करना है तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करूंगा एमटेक प्लस पीएचडी का जो कॉम्बो होता है वो आप चूज करवा दूंगा। कोई चंद्रमौली अटके हुए क्वेश्चंस के ऊपर तो वो ड्यूअलिटी वाले भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। ओके ओके, चलिए आ जाओ। अब बात करते हैं दोस्तों, पहले 5 वेरिएबल का के-मैप डिस्कशन करते हैं, फिर आगे चलते हैं, राइट। फिर धीरे धीरे आपके मैं क्वेरीज भी लेता रहूंगा, कोई इशू नहीं। देखो, 5 वेरिएबल की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, देखो अभी भी कोई फंक्शन 5 वेरिएबल का ना, उसका मतलब क्या है। अगर मैं 5 वेरिएबल के फंक्शन को, मान लीजिए मैंने ए बी सी डी लिख दिया, ए बी सी डी और ई, ठीक। अब मुझे बताओ इस 5 वेरिएबल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे टोटल। आप ऐसे लिखोगे ना, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, फिर लिखोगे 0 0 0 1 0, ऐसे करके आगे तक चलेगा और एक आएगा 0 और ये बनेगा 1, यही बनेगा। उसके जस्ट बाद आप लिखोगे तो कैसा बनेगा, फिर इसके बाद फिर वापस से ये 1, फिर ये 0 0 0, फिर ये 1, फिर ये 0 0 0 1, फिर ये 1 0 0 1 0, और यही लास्ट अगर आप लिखोगे 1 1 1 1 1 होगा। ओके, ओके, अब देखो एक चीज, यहां से अगर आप देखोगे तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा आपके पास 16, और यहां से अगर आप चेक करोगे तो ये कॉम्बिनेशन भी आपको मिलेगा। टोटल मिला के आपको 32 कॉम्बिनेशन दिखेंगे, 2 रेज टू पावर n 2 रेज टू पावर 5 यानी 32। अब अगर 16 कॉम्बिनेशन ऐसा दिखेगा जिसमें 16 कॉम्बिनेशन आपको ऐसा दिखेगा जिसके अंदर a की वैल्यू 0 होगी, और 16 कॉम्बिनेशन ऐसा दिखेगा जिसमें a की वैल्यू 1 होगी, तो हम एक काम करते हैं, हम a को सेपरेट कर देते हैं। हम a को सेपरेट कर देते हैं। अगर मैंने a को सेपरेट कर दिया तो देखो बी सी डी ई, ये भी एक 16 ग्रुप बना, बी सी डी एक, ये भी 16 ग्रुप बना, सिंपल सी बात है। बट 16 के अंदर a 0 यानी a बार है,
और इधर a मल्टीप्लाई होगा। सिंपल सी चीज है। अब देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये तो बात समझ गए। इसका मतलब ये 4 वेरिएबल का जैसे आप के मैप सॉल्व करते थे वही करना पड़ेगा, पर आपको 2 बनाने पड़ेंगे। अब इसमें भी 1 बिट का डिफरेंस है। देखो इसके अंदर भी और इसके अंदर भी 1 बिट का डिफरेंस है। इसका मतलब अगर ये 4 बनाते हो और ये 4 का ग्रुप बनाते हो, 2 4 के वेरिएबल वाले आपके पास, यानी 16 खांचे वाले अगर एक के मैप बनता है, तो ये के मैप और एक के मैप एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि इसमें और इसमें भी 1 बिट का डिफरेंस होता है। इसमें और इसमें भी 1 बिट का डिफरेंस होगा, क्योंकि ये 0 है और ये 1 है। देखो इसका मतलब मैं हमेशा बात करूंगा, ये कुछ इस तरीके से होंगे कि अगर आपके पास ऐसा बना दिया एक के मैप, देखो समझना एक बार क्या चीज मैं बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से समझेंगे सब। बहुत ही आसान है, कोई क्रांतिकारी नहीं है इसमें। हालांकि आप में से एक बच्चा पीछे ही पड़ा हुआ था, इसलिए मैं करवा रहा हूं। 5 वेरिएबल का ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, कभी आता नहीं है जनरली। समझिएगा। नहीं शुभू, अभी यार आज रखी थी मैंने, ए को हटा दिया, मैंने लिखा बी सी डी ई, और दिस इज द सेल विद ए बार, दिस इज द सेल विद द ए बार। तो ये बन गया 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। राइट, ठीक है साहब। इधर भी लिख दिया मैंने बी सी डी, और ये ए के लिए तो ये 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब देखो कभी भी किसी को, अब देखो क्या चीज है, अगर मैं आपसे ये पूछता इस चीज को करने के लिए, तो देखो ये ए बार, इनमें सारे सेल के साथ ए बार यानी 0 और अटैच कर देना, 5 बिट वाला बनेगा ये, यानी ए बार का मतलब 0 होगा, तो 0 0 0, ये तो 0 0 है, ए बार भी 0 लगा दो, 5 0, यानी ये एक्चुअली 0 ही सेल है। और इसमें सबके साथ 0 आएगा, तो वो तो पहला वाला ही बनेगा, स्टार्टिंग वाला ये ऐसा 0 से लेकर 8 तक, 16 तक का, सॉरी 0, ये बन गया 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये बन जाएगा 8, ये 9, ये 10, ये 12, ये 13, ये 14। सिंपल। आज क्लास थी क्या? नहीं, आज तो क्लास ही नहीं थी। अब यहां पे सब में ए मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 4 बार 0 है और एक है, ए है, तो 1 0, इस सेल की कंडीशन है ना, ए की वजह से ये 1 0 0 0 0। मतलब इसको देखोगे ना, तो ये कौन सी क्या चीज है, देखो ये 16, यानी इसको अगर आप देखोगे तो ये 16 17, ये बनेगा 18 और ये 19, ये बन गया 20, ये 21, ये 22 और ये 23, ये 24, ये 25, ये 26 और ये 27, ये 28, ये 29, ये 30 और ये 11। ऐसे बनेगा 0 से लेकर 31 तक। हाँ, एसओपी में करवा रहा हूं प्रकाश। और हमेशा ध्यान रखना, ये जो 2 चीजें ना, ये आपस में एक दूसरे के, देखो ये और ये सेल भी आपस में पड़ोसी है। इसकी जो पूरी कंडीशन है वो इस तरीके की। अच्छा, ये तो मैं बना दिया ना, सॉरी, कोई बात। देखो ये पूरा मतलब आप अगर बनाना चाहो ना पेयर कभी भी, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों आपस में नेबर्स ही हैं, क्योंकि इस सेल की कंडीशन है 5 बार 0 और इस सेल की कंडीशन है 1 और 4 बार 0, तो एक ही बिट का डिफरेंस है इन दोनों के ऊपर, यानी ये पूरे के पूरे ऐसे ऊपर एक दूसरे के स्लाइड है। आप ऐसे भी पेयरिंग बना सकते हो, आप चाहो तो इसकी और इसकी भी पेयरिंग बना सकते हो। अगर आप चाहो ना तो 2 इधर है 15 16 पे हो, और अगर 30 31 पे हो, तो ये क्वाड बन सकता है, 2 और ये 2 मिला के क्वाड। समझ लो मेरी बात।
ओवरलैपिंग जैसा। ये 2 और 8 का भी, ये देखो, ये एक वो बन सकता है, पेयर बन सकता है। और क्वाड बनाना ना, मान लो ये है, और मान लो ये है, तो भाई ये 8 का एक ऑक्टा बनेगा। पॉस, यार रुक जाओ भाई, पॉस फॉर्म में भी करा देना ऐसे, सब तो समझा चुका, खुद तो कुछ से खुद से भी करना पड़ेगा ना, थोड़ी बहुत चीजें खुद से करनी पड़ेगी। इतना खतरनाक थोड़ी है कि मैप। सर सीएससी में हम एआई फील्ड में जा सकते हैं क्या? उसके लिए डीए का देना पड़ेगा? नहीं, सीएससी से भी जा सकते हो जयेश, कोई दिक्कत नहीं, और डीए भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। पीओएस में करा दो, एसओपी में करा, एक क्वेश्चन होती है, अब उसको तो 50 तरीके से कर सकते हैं। आप ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो मेरे से पूछ लो, फिर मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कैसे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए, समझिएगा। अगर आपके पास दे रखा 2 3 4 5 7 8 10 12, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं अपने हिसाब से चेंज करके, एक सेकंड को मैं थोड़ा इजी क्वेश्चन बना देता हूं ताकि आप फट से इसको सॉल्व कर सको। समझिएगा, अगर मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर मैंने दिया है 0 1 4 5 8 10 13 14 16 17 20 21 30 31, मान लो ये बस इतनी। और मैंने बोला इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता। अब देखो, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ऐसा होगा, समझिएगा। मैंने ए को हटा दिया, 5 वेरिएबल का फंक्शन है, मैं 4 का सेल बनाता हूं, ये ए बार से रिलेटेड है और ये सेल ए से रिलेटेड। अब ध्यान से समझना एक बार, कुछ क्रांतिकारी नहीं है अंकिता, नहीं, उसका टेलीग्राम चैनल है, CJHA करके, CJ सर करके सर्च करोगे ना, CJ सर टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको मिल जाऊंगा मैं। अब देखो, इधर ये ए है, इधर अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, ये इट विल बिकम BCD, इट विल बिकम BCDE, इट विल बिकम BC, ये 0 0 0 1, ये ठीक है। अब देखो कहां से, हाँ, CJ सर PW, बिल्कुल। अब देखो इधर से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, 0 ये रहा, तो मैं लिख देता हूं एक बार क्या क्या है पहले, और फंक्शन को भी लिखोगे तो ये फंक्शन भी, B बार C बार, B बार C, BC, E बार E बार, E बार E, DE और DE बार। इसी तरीके से B बार C बार, B बार C, BC और BC बार, E बार E बार, D बार E, DE, D, ठीक है। अब देखो, अगर मैं अब फिल करता रहता हूं, देखो 0 पर है, हाँ, 1 पर है, हाँ, 4 पर है, 5 पर है, 8 पर है, 10 पर है, 11 पर नहीं है, 12 पर नहीं है, 13 पर है और 14 पर है, ठीक है। बाद 15 पे नहीं है, नहीं है, 16 पे है, हाँ, 17 पर है, 18 पर नहीं, 19 पर नहीं है, 20 पर है, 21 पर है, फिर आपके पास 30 और 31, तो ये बनेगा 30, ये बनेगा 30। ऐसा ही है, हाँ सर, सेम क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन। अब देखो, अगर कभी ओवरलैपिंग होगा तो उसमें ए नहीं आएगा, क्योंकि ए बाहर और ए चेंज हो रहा है। अगर इस सेल और इस सेल की ओवरलैपिंग बनाओगे तो उसमें ए नहीं आएगा, पर कोई इंडिविजुअल इस सेल में बन रहा होगा तो उसमें ए भी आएगा। अब देखो मैंने कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले
मेरे को दिखाई दे रहा होगा एक टक 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 ऑक्टा, दिखाई दे रही है ऑक्टा। एक ऑक्टा जो है वो उसका आंसर क्या आएगा, देखो इसका आंसर क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आंसर कैसे लिखेंगे सर, ये दोनों सेल के अंदर मिला के ऑक्टा बन रहा है, तो ए तो आएगा नहीं क्योंकि इधर ए बार है, ए चेंज हो रहा है, तो किसी भी एक के हिसाब से लिख दो आंसर, वही आंसर होगा, दोनों में सेम ही आंसर आ रहा है ना। तो ये बन गया सर, इन दोनों में क्या कॉमन है, बी बार, और इन दोनों में क्या कॉमन है, डी बार, तो आंसर बनेगा बी बार डी बार। और वैसे भी देखोगे ऑक्टा बनाने से कितने वेरिएबल मिनिमाइज होते हैं सर, ऑक्टा का मतलब 8 का मतलब 2⁻3, 3 वेरिएबल मिनिमाइज होते हैं सर ऑक्टा बनाने से। तो देखो 5 वेरिएबल का फंक्शन है, 3 वेरिएबल मिनिमाइज कर दिया, 2 वेरिएबल की फॉर्म में आंसर आया। ठीक है सर, अब देखो और क्या कर सकते हैं, समझिएगा और क्या कर सकते हैं सर। अब इसका अगर आप देखोगे, देखो अगला 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 इधर देखो, अगर इसका देखोगे ना तो ये इसके साथ भी पेयर बना सकते हो, इसके साथ भी पेयर बना सकते हो, इसका तो इसी के साथ पेयर बनेगा, इसी के साथ पेयर बनाएगा ये। ठीक है सर, और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को। ठीक है, ठीक है सर, इन दोनों का भी देखो, ये इसके साथ भी पेयर बना सकता है और ये इसके साथ भी पेयर बना सकता है, ये आपकी चॉइस है किसके साथ पेयर बनाना, मैं इन दोनों का ही पेयर बना, इसी के साथ पेयर बना, इसका इसके साथ भी बना सकता हूं, इसका इसके साथ भी बना सकता हूं, आपकी चॉइस है। और इन दोनों का भी मैं अलग ही बना देता हूं, इन दोनों का भी मैंने अलग बना दिया, हालांकि ये वाला 1 और वो वाला 1 बन सकता है। आंसर लिखोगे तो सबसे पहले देखो इस येलो वाले का आंसर लिखोगे, क्या बनेगा, ये ए बार वाला सेल है तो ए बार, क्योंकि इन दोनों की ओवरलैपिंग नहीं हो रही है इसमें, ए बार, और इन दोनों में कॉमन सी, और ये है डी बार ई, डी बार ई, डी बार ई, ए बार मल्टीप्लाई होगा ना, खाली इधर सेल बन रहा है तो, और इधर खाली बन रहा हो तो ए मल्टीप्लाइड है, दोनों में कॉमन मिला के बना रहे हैं तो उसमें ए नहीं लिखना है क्योंकि ए चेंज हो रहा है। इस ब्लू वाले का लिखोगे तो ये होगा आपके पास ए बार, क्योंकि ये सेल सिर्फ इसमें ही बन रहा है ए बार, इन दोनों में कॉमन बी, डी ई बार। और देखो वैसे भी पेयर बनाने से एक वेरिएबल मिनिमाइज होता है, फंक्शन है टोटल 5 वेरिएबल का, एक फंक्शन को एक वेरिएबल को मिनिमाइज कर दिया, 4 वेरिएबल में आपका आंसर बन गया। अब बच गया क्या, ये, अच्छा ये ग्रीन वाला भी बच, ग्रीन वाला भी बच गया, देखो इसका क्या होगा, ये इधर ही है ए, क्योंकि ये सेल ए का है, ए बी सी, बी सी और इन दोनों में डी, सिंपल। अब ये जो बच गया इसको किसके साथ बनाना है, ये आपकी चॉइस है। मान लीजिए मैं इसके साथ बना देता हूं, तो आंसर बनेगा इसका क्या, ए बार, इन दोनों में कॉमन सी बार, और ये है डी बार ई बार। तो देखो आपका ओवरऑल जो आंसर है वो क्या बनेगा, ओवरऑल आंसर बनेगा, सबका कॉमन मिला दो, पी बार डी बार प्लस ए बी सी डी प्लस इधर आपके पास ए बार सी डी बार, ए बार सी डी बार ई प्लस ए बार बी सी बार, ए बार सी बार डी बार ई बार प्लस ए बार बी डी ई बार। बस ये आपका आंसर बन गया, सिंपल, ज्यादा कोई क्रांतिकारी नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों सेल और ये दोनों सेल भी आपस में ओवरलैप्ड है। मान लीजिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, समझिएगा, इसी ओवरलैपिंग वाले 5 वेरिएबल का एक क्वेश्चन और देता हूं ताकि और थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए, अगर इतनी चीजें क्लियर है तो। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया ऐसा,
सर ए बी। इसको सॉल्व करना है, बताइए। राइट, इसको सॉल्व करोगे। अब देखो इसको, क्या आप लोग सॉल्व कर लोगे कि मैं सॉल्व करके बताऊं इसको? बताओ। आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, कुछ इश्यू आता तो मैं आपको बता दूंगा। एक तो आपको ये 4 का और ये 4 का ऑक्टा दिख रहा होगा, एक कॉर्नर वाले 4 का भी ऑक्टा दिख रहा होगा, दो तो ऑक्टा ही दिख गए सीधे। राइट, ये ऑक्टा दिख गया, ठीक है। इन दो वन के लिए आप ऐसे भी बना सकते हो 4, और इन दोनों के साथ भी 4 बना सकते हो, ये आपकी चॉइस। जहां जो वन है वो सिर्फ और किसी के साथ जा सकता है क्या? यहाँ जो वन है वो सिर्फ इसी के या इसके, दोनों में से किसी के साथ भी बना दो कुछ। तो देखो, दो ऑक्टा बन गए, एक क्वाड बन गया, दो ऑक्टा एक क्वाड एक पेयर, दो ऑक्टा एक क्वाड और एक पेयर। नहीं नहीं नहीं, इसके साथ कर लिया क्वाड। दो ऑक्टा एक, दो ऑक्टा एक क्वाड एक क्वाड, दो ऑक्टा दो क्वाड और एक पेयर। हाँ, दो पेयर नहीं, दो, एक ही पेयर बनेगा, सिर्फ पेयर एक ही बनेगा, तो उसको क्वाड में कन्वर्ट कर सकते हो आप, क्योंकि इन दोनों का और इन दोनों का भी आपके पास मिलाकर एक क्वाड बन सकता है, और एक ये बनेगा अलग का। तो इसको ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को। राइट, दो ऑक्टा दो क्वाड और एक पेयर, यस। चलिए साहब, अब आते वापस से इम्प्लीकेंट प्राइम इम्प्लीकेंट, जिसको अपन डिस्कशन कर रहे थे उस मुद्दे पे वापस से। फिर से आते हैं। हाँ करण, कर लो यार। इसरो जैसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, गेट में तो संभावनाएं बहुत कम होती है, बट इसरो जैसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, पूछ लेते, एक बार आया हुआ है। अब देखो, एक बार आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि सर इतनी चीजों को डिस्कशन करने के बाद नेक्स्ट डिस्कशन। ओके, अरहम कलाम अंसारी जी पूछ रहे 5 वेरिएबल नहीं था सर गेट में, या आपको कैसे पता नहीं था, कहीं लिखा तो नहीं है? सर पीछे पहले नहीं आया, पहले नहीं आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, आगे आ सकता है। आज छोटी सी क्लास होगी क्योंकि टीओसी की भी क्लास है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अगला डिस्कशन की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों, हमने डिस्कशन किया था एक क्वेश्चंस के अंदर, इसरो का नोटिफिकेशन पहले सितंबर के आसपास में आता था, आजकल कोई वो नहीं चल रहा है, कभी भी हो सकता है। अभी रिसेंटली पेपर हुआ ही है, राइट, मेरे ख्याल से 7 तारीख को इसरो का पेपर हुआ है, जनवरी इस साल का 2024 का। अभी फिर से आएगा नोटिफिकेशन, टेंशन मत। एक क्वेश्चन मैंने आपसे करवाया था, क्वेश्चन ये था कल की क्लास में, जब मैंने इम्प्लीकेंट प्राइम इम्प्लीकेंट असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट और रिड्यूस प्राइम इम्प्लीकेंट करवा रहा था, तो ये क्वेश्चन था, समझिएगा कैसा।
क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था ना, यहां 1 था, 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 यहां 1 था। ठीक, ये क्वेश्चन था यार। कैसे क्वेश्चन आप लोग पूछते हो, समझो सर, कैसे पता लगाएंगे कि कब निकलेगा? भाई जब वो निकलता है, नोटिफिकेशन रिलीज होती है बहुत सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, राइट। इवन मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर आपको बता दूंगा, जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। कैसे पता लगता है कि सर नोटिफ की इसरो का निकलेगा? वो कान में आके मेरे को बता देगा ये, और मैं चुपके से तुमको बता दूंगा। अब देखो एक चीज समझो, अगर इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना था और मैंने आपसे पूछा था भाई इसके अंदर इंप्लीकेंट कितने होंगे, इसका आंसर क्या होगा, आपने सबसे पहले इनको ऐसे सॉल्व किए थे। अरे सर ये 2 था, फिर आपने इसका ऐसे सॉल्व किया था, ये दोनों तो फिक्स था, ये दोनों तो पेयर फिक्स थी, और इन दोनों के हिसाब से ये डिपेंड करता है कि क्या चीज रहेगी, राइट। इन दोनों के हिसाब से आप ऐसे भी ले सकते हो और आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, राइट। इसका जो आंसर था वो था a बार b बार प्लस ए बी प्लस ए बार। इसका जो आंसर था वो था a बार b बार ए बी प्लस बी सी। इसी क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था बताओ इंप्लीकेंट कितने होंगे, तो आपने बताया था 5, टोटल नंबर ऑफ 1 को। मैंने आपसे पूछा था प्राइम इंप्लीकेंट कितने हैं, तो आपने पूछा, बोला था क्या प्राइम इंप्लीकेंट कितना बताया था? प्राइम इंप्लीकेंट आपने कितने बताए थे, इसके अंदर कितने होंगे सर? 4। उसके बाद मैंने बताया था एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट। सबसे पहले सही सही तरीके से सारे आंसर लिखते हैं, फिर उन आंसर में जितने टर्म्स कॉमन होते हैं उसी को अपन ईपीआई बोलते हैं। तो ए बार बी बार और ए बी, ये दोनों ईपीआई। अब देखो पीआई था, एक ए बार बी बार था, एक ए बी था, एक ए बार सी था, और एक, अब 2 वर्ड होते हैं जो बहुत फेमस वर्ड है, अब कोई कॉपी पे लिखेगा नहीं, मेरी बात समझेंगे बस। अब 2 वर्ड है जो बहुत ही फेमस वर्ड है, एक को बोला जाता है सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट, सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट, और एक को बोला जाता है रिड्यूस्ड प्राइम इंप्लीकेंट, और इन दोनों को मिला के बोला जाता है नॉन ईपीआई। क्योंकि सेलेक्टिव और रिड्यूस्ड और ईपीआई ये तीनों मिला के पीआई कहलाता है, पीआई का पार्ट बनेगा। क्योंकि ये भी पीआई में से निकल के आता है, ये भी पीआई में से निकल के आता है, ये भी पीआई में से, होगा या नहीं होगा, राइट। ठीक, अब समझो सर सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट क्या होता है, समझो। अब मेरे पास या तो मैं भाई 2 आंसर इसके पॉसिबल है, तो या तो आप ये आंसर लिख सकते हो या फिर ये आंसर लिख सकते हो, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है सर। अब मान लीजिए मैंने ये आंसर चूज किया है, मान लीजिए मैंने ये आंसर चूज किया, मेरे ऊपर चॉइस पे डिपेंड करता है कि मैं ये आंसर चूज कर रहा हूं कि ये आंसर चूज, बट मान लीजिए मैंने ये आंसर चूज किया है। अगर मैंने ये आंसर चूज किया तो इस आंसर के अंदर ईपीआई कितने हैं सर? इस आंसर में ये 2 ईपीआई, ये क्या है सर? ये पीआई है जो ईपीआई नहीं है, तो यही हमारा कहलाएगा एसपीआई। वह पीआई जो ईपीआई ना हो बट आंसर में आ रहा हो, उसको अपन बोलते हैं एसपीआई। हमने सेलेक्ट किया है उसको, वो ईपीआई नहीं था फिर भी हमने उसको सेलेक्ट किया है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एसपीआई। इसका मतलब उस केस में वह पीआई जो ईपीआई नहीं है पर फिर भी आंसर में आ रहा है, वो कौन है? वो ए बार सी है, तो ए बार सी कहला जाएगा एसपीआई। और वह पीआई जो ना ईपीआई है ना एसपीआई है, वो कहलाएगा आरपीआई। इसका मतलब इस केस में अगर इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया आपने, इस आंसर को सेलेक्ट किया है, तो ए बार सी एसपीआई कहलाएगा और बी सी आरपीआई, रिड्यूस्ड प्राइम इंप्लीकेंट कहलाएगा। सिंपल सी चीज। कोई बोले सर ये नहीं, मैंने ये आंसर सेलेक्ट किया, कोई बोले ये नहीं सर मैंने ये आंसर सेलेक्ट किया, मैंने ये आंसर सेलेक्ट किया, तो कोई बात नहीं। अगर आपने ये वाला आंसर सेलेक्ट किया तो इस आंसर में वह पीआई जो ईपीआई तो नहीं है
बट आंसर में आ जाता हो, वह पीआई जो आंसर में आ रहा है बट ईपीआई ना हो, कौन है वो? मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि वह पीआई जो ईपीआई तो नहीं है बट फिर भी आंसर में आ रहा है, वो कौन है? सबके सब एक बार आंसर बताएंगे यार। फिर वो बीसी है। इसका मतलब बीसी ईपीआई में ना होने के बावजूद आंसर के अंदर आ रहा है, मतलब हमने उसको सेलेक्ट किया है। इसका मतलब ये इस केस में बन जाएगा क्या? एसपीआई। तो हमने रिड्यूस्ड किसको किया है, किसको हमने यूज नहीं किया है? वह कौन सा पीआई है जो ना ईपीआई है ना एसपीआई है? सर ए बार सी। तो उस केस में ए बार सी जो है ना वो बन जाएगा रिड्यूस्ड आरपीआई, रिड्यूस्ड प्राइम इंप्लीकेंट। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक लाइन में अगर स्टेटमेंट को क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ समझा जाए तो आप सिंपल ये बोल सकते हो कि वह पीआई जो ईपीआई ना हो बट आंसर में आ रहा हो वो एसपीआई कहलाता है। वह पीआई जो ना ईपीआई हो ना एसपीआई हो वो कहलाता है आरपीआई। यानी आरपीआई इक्वल टू पीआई माइनस ईपीआई माइनस एसपीआई। अगर इतनी चीज इसका मतलब इस केस में एक बनेगा और एक ये बनेगा। दिबाशिश कभी कभी गूगल से ऊपर उठो बेटा, वहीं अटके रह जाओगे नहीं तो। राइट, ठीक है साहब। अरे एसबीआई आरबीआई नहीं है यार, वो पीआई है, एसबीआई और आरबीआई। एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं, एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं, समझिएगा। अब देखो, जैसे मान लीजिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया कुछ ऐसा। समझो एक बार। ओके, इधर एक क्वेश्चन और दे रहा हूं ताकि और थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए। नहीं समझा, कोई बात नहीं श्रद्धा, रुक जाओ बेटा, समझा रहा हूं अभी और। आरपीआई रिड्यूस्ड प्राइम इंप्लीकेंट, समझो एक बार। अगर मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ऐसा दिया है, मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं बात करता हूं, अभिषेक ये तो डिपेंड करेगा ना आपने क्या आंसर सेलेक्ट किया। अभी और एग्जांपल ले रहा हूं ना बेटा, और क्लियरिटी हो जाएगी, थोड़ा धैर्य रखो सब। अगर इस क्वेश्चन में मैंने इंप्लीकेंट पूछा था तो आपने आंसर बताया था 6, 3 मतलब टोटल नंबर ऑफ 1 है। अगर मैंने आपसे पूछा पीआई प्राइम इंप्लीकेंट कितना होगा, तो आपको मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ग्रुप, और ये भी था 6। वो पीआई कौन कौन से थे, तो देखो वो ऐसा था। एक ये था, और इससे इसका आंसर आ रहा था कुछ इस तरीके से, ए बार बी बार प्लस ए सी प्लस बी सी बार, और एक और पॉसिबिलिटीज थी कुछ इस तरीके की कि एक ही पॉसिबिलिटीज, और इसका आंसर बनता था आपके पास ए बार सी बार बी बार सी, और इसका लिखोगे ए बी। इसका मतलब देखो सिंपल, अगर मैं आपसे पीआई बोलता, राइट, अगर मैं आपसे पीआई पूछता तो वो 6 पीआई कौन कौन से हैं बताओ।
ए बार बी बार, ए सी बी सी बार, ए बार सी बार, बी बार सी, और एक ए बी। यही 6 है पीआई, ठीक है। अगर मैं आपसे ईपीआई पूछता तो ईपीआई का रूल ये कहता है कि सबसे पहले सही सही तरीके से सारे आंसर लिखते हैं, फिर उन आंसर में जितने टर्म्स कॉमन होते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, ईपीआई। तो कोई भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, ईपीआई 0। अब इन दोनों आंसर सही है, इन दोनों आंसर में से आप कौन सा आंसर लिख सकते हो मुझे बताओ, दोनों में से कौन सा आंसर आप लिखना चाह रहे हो? श्रद्धा मुझे बताओ कौन सा आंसर लिखना चाह रहे हो? अब आंसर मैं नहीं बताऊंगा, मैं पूछूंगा, आप लोग बता रहा, और सिर्फ श्रद्धा बताएगी। श्रद्धा, अरे यार कॉलिंग ले लेता फीचर, नहीं तो कोई बात। ये बताओ फर्स्ट वन, चलिए इसको सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया तो मुझे बताना, अगर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया तो बताया, इसको सेलेक्ट कर लिया, क्या इस आंसर में कोई भी, इस आंसर में कोई भी ईपीआई है? मुझे ये बताओ, क्या इस आंसर में कोई भी ईपीआई है? भाई सब बता दो यार, क्या इस आंसर में कोई, सर ईपीआई 0 है तो कहां से आएगा? इसका मतलब अगर मैंने ये सेलेक्ट किया ना तो क्वेश्चन मैंने एसपीआई सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट क्या बताया था, वह पीआई जो ईपीआई ना हो बट आंसर में आ रहा हो। भाई ईपीआई तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब आंसर में जो भी आ रहा है वो सब एसपीआई ही होगा। इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों आपके पास एसपीआई। अगर ईपीआई होता कोई एक बार ईपीआई होता, यानी वो इधर भी होता मान लो, तो फिर ये 2 एसपीआई होता। यानी इन सब में ईपीआई के अलावा जो आ रहा आंसर में वही कहलाता है, सिंपल। तो ये सब एसपीआई कहलाएगा। तो अगर ये आंसर सेलेक्ट किया तो ये ए बार बी बार, ए सी और बी सी बार, ये 3 सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट। तो ईपीआई और एसपीआई के अलावा जो बचता है, वो अलावा 3 चीजें हैं, ये उस केस में कहलाएगा क्या, आरपीआई, रिड्यूस प्राइम इंप्लीकेंट। सिंपल। हाँ कॉमन तो कुछ है नहीं, बिल्कुल श्योर, कॉमन कुछ है ही नहीं। अब देखो इतनी चीजें क्लियर। कोई बोले सर ये आंसर ना लेके अगर मैं ये आंसर सेलेक्ट करता तो भी सेम चीज था। अगर ये आंसर सेलेक्ट करते तो क्या इस आंसर में कोई ईपीआई है? नहीं है। अगर इस आंसर में कोई ईपीआई नहीं है तो ये तीनों के तीनों चीजें क्या कहलाएगी? सर ये एसपीआई कहलाएगा। इसका मतलब यार एक लाइन में एक बार और 25 बार एक ही स्टेटमेंट को, मेरी स्टेटमेंट को सुनना। मेरा एक सिंपल एक लाइन है जिसमें वो खत्म हो जाता है, उसको बोले मैं एक बार बोलूं 50 बार बोलूं कोई दिक्कत नहीं। इसके मतलब इसको ऐसे समझो यार, तुम रिश्ता देखने गए, तुम्हारे पास 6 चॉइसेस है, 1 2 3 4 5 6। अब समझ लो, एक बार और समझा देता हूं, तुम पता नहीं उस तरीके से और कुछ समझ ही नहीं पाते। समझो, तुम रिश्ता देखने गए, तुम्हारे पास 6 चॉइसेस है, 1 2 3 4 5। अब मन में अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो वो तो बात अलग ही है। जो गर्लफ्रेंड है जिससे तुम शादी करना ही करना चाहते हो वो तो भाई तुम्हारा ईपीआई एसेंशियल है, वो तो ईपीआई। अब इसमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ही नहीं, तुम कॉलेज में ऐसे ही निकल गए, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, पर 6 तुम्हारे पास चॉइसेस है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुमने क्या प्रायोरिटी लिया है। अगर तुमने 6 चॉइसेस में से इन 3 को, अगर गर्लफ्रेंड है उसको हटा दो भाई, उसको हटा दो, वो तो एसेंशियल है, उस गर्लफ्रेंड एसेंशियल है। गर्लफ्रेंड के अलावा जिसको तुम सेलेक्ट कर रहे हो वो सब सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट है। अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी नहीं, तुमने इन 3 को सेलेक्ट किया, ये तीनों ही तुम्हारी सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट है। तो इन तीनों को तुमने रिजेक्ट कर दिया, तो ये तो वैसे तो तुम्हारी औकात नहीं, रिजेक्ट कर दो, पर फिर भी मैं बता रहा हूं भाई, फिर भी अगर इन तीनों की अगर बात की जाए तो ये रिड्यूस्ड प्राइम इंप्लीकेंट है। कोई बोलता नहीं सर अब सबकी चॉइस अलग अलग हो जाती है, मैं तो ये इन तीनों को सेलेक्ट करूंगा। तो भाई इन तीनों को अगर तुम सेलेक्ट करते हो तो ये तुम्हारा सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट है। उस केस में इन तीनों को तुमने रिजेक्ट कर दिया, ये रिड्यूस प्राइम इंप्लीकेंट। इसको ऐसे समझो। और इसमें भी सेम चीज भाई, ये तुम्हारी 2 गर्लफ्रेंड है। अब मान लीजिए तुम्हारे पास ये 1 2 3 4 ऐसी चॉइसेस हैं। अब मेरे ख्याल, अब मत बोलना कोई की समझ में नहीं आया, अब बोलोगे ना, सही बता रहा हूं मैं, कैमरे के अंदर से ऐसे हाथ निकले मेरा टन, फिर टक। मान लो तुम्हारे पास 4 चॉइसेस हैं। अब इन चॉइसेस में 2 तो भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ईपीआई है एसेंशियल, उसको तो तुमको काउंट करना ही नहीं। गर्लफ्रेंड के अलावा और तुमने कुछ बैकअप में आंसर में लिया है क्या?
सर ए बार सी। गर्लफ्रेंड के अलावा रिश्ते के लिए ये 4 ही चॉइसेस हैं। गर्लफ्रेंड के अलावा जिसको तुम और सेलेक्ट कर रहे हो वो तुम्हारी सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट है। तो तुमने रिमूव किसको कर दिया? बीसी को। बीसी तुम्हारा रिड्यूस प्राइम इम्प्लीकेंट। कोई इसको सेलेक्ट कर ले तो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड, इसके अलावा ये बीसी है। इसको अगर तूने सेलेक्ट किया तो ये तुम्हारा सेलेक्टिव हो गया, उस केस में ए बार सी तुम्हारा रिड्यूस प्राइम इम्प्लीकेंट बन गया। मेरे ख्याल से अब तो समझ में आ ही गया होगा। अरे बोल दो, बताओ। और इतना ही समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और देता हूं। नहीं आया समझ में? एक क्वेश्चन और देता हूं, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। चैट हैंग हो गया क्या? भाई इस क्वेश्चन के अंदर इम्प्लीकेंट जो बोला था, एक मेरे को लग रहा है चैट हैंग हो गई है, क्योंकि आप लोगों की कोई चैट आ नहीं रही है। लैपटॉप स्पीकर में था, घर के लोग घूर के देख रहे हैं। ये तुम, एक तो तुम जैसे स्टूडेंट की वजह से बदनामी होती है टीचर्स की, सही बता रहा हूं। मैंने पहले ही बताया था वो लगा के रखो। और हम बोल रहे हैं कि सर एग्जाम्पल थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, और हम एग्जाम्पल प्रैक्टिकल नहीं, एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। इधर आओ फिर से समझो। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मैंने इसके अंदर आपसे पूछा बताओ इम्प्लीकेंट कितने हैं, बताओ प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हैं, बताओ असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हैं, बताओ रिड्यूस प्राइम इम्प्लीकेंट और सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट कितने एसपीआई, और बताओ रिड्यूस प्राइम इम्प्लीकेंट। हाँ, और खबरदार अगर मेरी कोई बेइज्जती करवा दे तो सर। हाँ, बर्थडे में फ्रेंड्स वाला एग्जाम्पल दे तो क्या फर्क पड़ता है। बताओ भाई। एक बच्चा बोला सर आपकी कितनी, अरे मेरी तो बहुत सारी होती तो बेटा एग्जाम्पल देता मैं गर्लफ्रेंड वाली, बताओ। हाँ? देखो, इम्प्लीकेंट तो 6 था, प्राइम इम्प्लीकेंट सर 3, असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट वही 3। इसका मतलब देखो, वो अगर पीआई पूछते कौन कौन सा है, आंसर ये है ना, यही 3 इसका पीआई बनता है। अब एक चीज मुझे बताओ, इस फाइनल आंसर में, इस फाइनल आंसर में ईपीआई के अलावा कुछ प्रेजेंट है क्या? क्या इस फाइनल आंसर में ईपीआई के अलावा ऐसा कोई पीआई है जो ईपीआई ना हो पर आंसर में लिखा गया हो? बताओ। नहीं, अरे सबने तो सही आंसर दे रहे हो। नो एसबीआई, नो आर आर, अरे नहीं यार, एसबीआई आरबीआई नहीं है सर, ऐसा कोई है ही नहीं, ये तीनों के तीनों ईपीआई है, ईपीआई के अलावा कुछ नहीं है। वह पीआई जो ईपीआई ना हो बट आंसर में आ रहा हो, आंसर में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है इस पे जी, और आंसर ही एक ही पॉसिबल है, तो आरपीआई भी, एफबीआई, आरबीआई, एसबीआई, बहुत बढ़िया ये चीज। अगर इतना समझ में आ गया, एक क्वेश्चन और देता हूं। अब मेरे ख्याल से कल के कंफ्यूजन को थोड़ा सा आप लोगों ने दूर किया होगा।
की जरूरत ही नहीं थी, मैंने क्यों किया मुझे भी नहीं पता। अब मुझे इसमें बताइएगा इम्प्लीकेंट, कल भी कराया था, प्राइम इम्प्लीकेंट, असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट, रिड्यूस्ड प्राइम इम्प्लीकेंट। बहुत ही बढ़िया। पीआई तो 5 है, कौन कौन से पीआई 5 है? इधर देखो, ये तो 8 हो गया, ठीक है। कौन कौन से हैं देखो, तो ये इसको अगर मैं बनाता हूं पेयर, ए बार सी बार, ए बार सी बार डी। अच्छा, अगला इसका बनाते हो तो ए बार बी, इन दोनों में कॉमन सी। इसका बनाते हो ए बी सी बार, इसका बनाते हो तो ये ए सी डी, और एक 4 का बन रहा है ये बी डी। ये आपके पास बनेगा 2 2 4 और 5 बनेगा पीआई। ये कल की क्लास में भी करवाया। ईपीआई की अगर बात की जाए तो ईपीआई बनेगा सर इनमें से 4 जो है वो असेंशियल है, यानी इसका जो आंसर लिखोगे ना वो यही आंसर आएगा। यही 4 आंसर आएगा। कौन सा? ए बार सी बार डी प्लस ए बार बी सी, ए बी सी बार ए सी डी, यही आपके पास आंसर होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एसपीआई क्या है। ये चारों जो आंसर में लिखे गए हैं ये सब क्या है? ये ईपीआई है। क्या ईपीआई के अलावा कोई और आंसर में आ रहा है क्या? वह पीआई जो ईपीआई ना हो बट आंसर में आ रहा हो? फिर ऐसा कोई है ही नहीं जो आंसर में आ रहा हो। इसका मतलब यही कि यही जो ईपीआई ना सिर्फ वही आंसर बना रहा है। तो सेलेक्ट तो हमको कुछ नई चीज सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, एक रिड्यूस जरूर, एक ऐसा पीआई जरूर था जो हमारे आंसर में कभी आ ही नहीं रहा था ना हमने यूज किया, वो था आप बीडी आरपीआई, बीडी आरपीआई। सिंपल सा खेल है। नहीं नहीं, क्वाड यार, पहले जो यूनिक होता है ना, रूल क्या था? कम से कम ग्रुप बनाना है, ये तो पहले बता दिया। और वो जो ग्रुप बनना है वो बड़ा बड़ा बना, मैंने जो कम से कम। अब अगर इसके अलावा जब हमने पेयर, इसका पेयर करना जरूरी था, इसका पेयर करना जरूरी था, इसका पेयर करने, इसका हमने जब पेयर किया सारा खत्म हो गया। अब कुछ बचा ही नहीं, एक दिख तो रहा है पर वो बनाऊंगा तो अननेसेसरी एक टर्म्स आएगा, टर्म्स भी तो कम लिखना है ना। क्वाड क्यों नहीं आएगा सुनिधि इन द ईपीआई? क्योंकि क्वाड आंसर में आएगा ही नहीं ना, जरूरी नहीं है ना बिना पेयर। ये पेयर तो तुमको बनाना ही पड़ेगा। इसको पेयर बनाते, ये 4 पेयर बनाते तुम्हारे सारे के सारे 1 कवर हो गए। रूल भूल गए सीजे बाबा, रूल कम से कम ग्रुप बनाना है, और वो जो ग्रुप बनने वो बड़े बड़े बनाने, पहले कम से कम बनाना है ना। ठीक है बस, ओके। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आई होगी। अब आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंप्लीकेंट, प्राइम इंप्लीकेंट, असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, रिड्यूस प्राइम इंप्लीकेंट, सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब बात करते हैं, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं, और एक कदम आगे बढ़कर मैं आपको और एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। दैट इज कॉल्ड न्यू चैप्टर जो हमारा, दैट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो हेडिंग डालेंगे आज कॉम्बिनेशनल सर्किट का। उससे पहले जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर में बता देता हूं। आंसर आएगा 3, और इसको कैसे करना है, क्या करना है, ये
थोड़ा सा कॉम्बिनेशनल सर्किट से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो उसको मैं करवाने की कोशिश करता हूं अभी। ओके, एक बार मैं देख के आता हूं भाई क्या हो गया। 2 मिनट जब तक लिखो आप, हेडिंग डालो कॉम्बिनेशनल सर्किट। राइट, कॉम्बिनेशनल सर्किट। रुको एक मिनट भाई, कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया। अब इधर आओ, वापस आओ। कॉम्बिनेशनल सर्किट नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन, ऐसा सर्किट जिसके ऊपर कोई मेमोरी नहीं होती है। हाँ, अरे वो फिर वापस आंटी के पास चले गए, तो चलो कोई बात नहीं। देखो एक बार कि सर कॉम्बिनेशनल सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसमें कोई मेमोरी नहीं होती है, कोई मेमोरी नहीं होती है, कोई फीडबैक नहीं होता है। यानी मैं लिख देता हूं सर्किट विदाउट फीडबैक और मेमोरी। सर्किट विदाउट फीडबैक और मेमोरी। ऐसा सर्किट जिसके ऊपर ना कोई मेमोरी हो, ना कोई जिसका फीडबैक हो। राइट, फीडबैक होते ही मेमोरी बनता है। राइट, तो ऐसा सर्किट जब किसी को फीडबैक का मतलब क्या समझो, आपको कोई पुरानी चीजें याद आ रही हो, तो तभी हो सकता है जब आपका आउटपुट वापस से इनपुट दे रहा हो। जैसे मान लीजिए एक कोई दोस्त आया, एक दोस्त ने आपसे बोला यार 100 रुपए दे, आपने फट से निकाल के दे दिया। उसने बोला कल देता हूं, उसने दिया ही नहीं, गायब हो गया। 7 दिन बाद फिर आया, भाई 200 रुपए दे दे। अब आप दे दोगे क्या? अब आपके दिमाग में पहले की मेमोरी होगी, फीडबैक आपने लिया, ओ 100 रुपए लेके गया था, दिया नहीं, 200 मांग लिया, ये भी नहीं देगा। राइट, बात समझ में आ रही? तो ऐसे सर्किट जिसमें कोई मेमोरी ना हो, राइट, अगर मेमोरी है तो फिर तो वो कॉम्बिनेशन होगा ही नहीं। राइट, तो गजनी बिल्कुल सही बोला आपने। तो वो आपके पास ऐसे सर्किट जिसके अंदर कोई फीडबैक नहीं होती, कोई मेमोरी नहीं होती है, उसको हम कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं। उसमें इनपुट लगाओगे तो आउटपुट आएगा, इनपुट को हटाओगे आउटपुट भी हट जाएगा। ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट। और कॉम्बिनेशनल सर्किट को ही हम जनरली स्टैटिक सर्किट बोलते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट को जनरली हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक सर्किट। अब देखो एक बार समझो, टीओसी की क्लास किधर होगा? टीओसी की क्लास उधर उधर उधर। अब देखो स्टैटिक सर्किट भी बोला जाता है। अब एक चीज समझने की कोशिश करेगा
कि सर दुनिया का कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को अगर आपको डिजाइन करना है, दुनिया के कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट आपको बनाना है, तो मैं ये 5 स्टेप दे रहा हूं, उसको आप फॉलो करो, दुनिया का कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट बन जाएगा। सर कौन सा डिजाइन अप्रोच? दुनिया के कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को आपको डिजाइन करना है, मैं 5 स्टेप दे रहा हूं, उस 5 स्टेप को आप फॉलो करो, आपका हो जाएगा। राइट। तो देखो कौन कौन सा है। सबसे फर्स्ट स्टेप 1, कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन करने के 5 स्टेप है। अरे संजय भाई रुको यार, बस ये 5 स्टेप तो सुन के जाओ। हाँ। तो सर दुनिया के कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट को स्टॉप मतलब डिजाइन करने के 5 स्टेप को फॉलो करना। पहला स्टेप है फाइंड द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। फाइंड द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। दुनिया के कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन करने के लिए 5 स्टेप आपको फॉलो करना है। पहला, नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स का पता करना है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये कैसे हमको पता चलेगा कि नंबर ऑफ इनपुट्स कहां है और आउटपुट कितने चाहिए? ये इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन में ही मेंशन होगा। क्वेश्चन में ही आपको बोलेगा कि कितने बिट का इनपुट है, कितने बिट का आउटपुट है। इनडायरेक्ट फॉर्म में अगर क्वेश्चन आप अच्छे से समझोगे तो आपको इनपुट कितने चाहिए होंगे, आउटपुट कितने चाहिए, ये भी पता चल जाएगा। उसने बोला 3 चीजों को जोड़ना है, 3 इनपुट है, जोड़ने पर 2 ही आउट बनेगा, एक सम बनेगा, एक कैरी बनेगा। राइट, एक ये चीज आपके पास था। तो आपके पास पहला स्टेप फाइंड द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट, जो कि इनडायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन में मेंशन होता है। उसके बाद स्टेप नंबर 2, राइट द ट्रूथ टेबल। स्टेप नंबर 2 है राइट द ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल क्या होता है सर? रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। सर ये कैसे हम पता करेंगे? ये भी क्वेश्चन में ही मेंशन होता है, ये भी क्वेश्चन में मेंशन होता है। राइट, कि सर हमें वो सर्किट जो बनाना है वो क्या काम करेगा, वो तो बताएगा ना, कि ये जोड़ने का काम करेगा, सब्ट्रैक्ट करने का काम करेगा, मल्टीप्लाई करने का काम करेगा, जो भी काम करवाना है। आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन में तो गिवन होगा नहीं सर्किट काम क्या करने वाला है। डिजाइन अ सर्किट विच विल परफॉर्म दिस पर्टिकुलर टास्क। तो आपको जब वो क्या काम करने वाला है वो सर्किट बता दिया, इसका मतलब उसने इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन क्या है ये इनडायरेक्टली बता दिया। इसका मतलब इन रिलेशन इनपुट आउटपुट को पता चल गया, इसका मतलब आप ट्रूथ टेबल भी लिख सकते हो। इसका मतलब बड़ा सिंपल सी चीजें समझिएगा। स्टेप 1 फाइंड द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स फाइंड करना है, यह भी क्वेश्चन में मेंशन होगा। राइट द ट्रूथ टेबल, कैसे ट्रूथ टेबल लिखना यह भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर बताएगा। वो कैसे ट्रूथ टेबल लिखना तो यह भी आपको बताएगा। राइट द ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल लिख दिया तो स्टेप 3 राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन। राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन। भाई ट्रूथ टेबल से लॉजिकल एक्सप्रेशन तो लिखते हैं। अब लॉजिकल एक्सप्रेशन को डायरेक्ट मिनिमाइज तो करेंगे, मतलब हार्डवेयर पे तो इंप्लीमेंट करेंगे नहीं, पहले मिनिमाइज कर लो। तो स्टेप 4 मिनिमाइजेशन। आपको मिनिमाइज करना है। और उसके बाद स्टेप 5 हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन। हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन सिंपल सी चीज, ये 5 स्टेप अगर फॉलो करोगे दुनिया के कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट आप डिजाइन कर सकते हो। क्या 5 स्टेप है? हाँ, पहला स्टेप क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन मेंशन होगा। दूसरा राइट द ट्रूथ टेबल, ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन मेंशन होगा। तीसरा राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन, कौन से एक्सप्रेशन को लिखना है ये भी क्वेश्चन में मेंशन होगा। मतलब ट्रूथ टेबल लिख दिया तो लॉजिकल एक्सप्रेशन तो आप लिख ही दोगे। उसके बाद मिनिमाइज करना है, फिर हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन, ये 5 स्टेप फॉलो करना है। सर कैसे? तो देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि डिजाइन अ 1 बिट कंपेरेटर। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश की। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया डिजाइन अ 1 बिट कंपेरेटर।
मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया डिजाइन अ 1 बिट कंपैरेटर। अब देखिएगा, अरे यार वो मार्कर से आ रही है, कोई बात नहीं। अगर मैंने बोला 1 बिट, अब देखो कंपेयर क्या करेगा भाई, कंपेरेटर क्या करेगा, कंपेरेटर सर कंपेयर करेगा नंबर्स को। अब जब भी कभी नंबर को कंपेयर करने के लिए भाई दो चीजें तो होनी चाहिए, और जब भी कभी दो नंबर को कंपेयर करोगे तो कितनी संभावनाएं बन सकती है, कितनी संभावनाएं बन सकती है सर। जब भी कभी दो नंबर को कंपेयर करते हो, या तो पहला बड़ा होगा दूसरे से, या पहला छोटा होगा दूसरे से, या दोनों बराबर होंगे। भाई तीन संभावनाएं बन सकती है। इसका मतलब अगर मैंने 1 बिट कंपेरेटर की बात करी तो देखो सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 1 क्या, फाइंड द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। मैंने दे दिया ये 1 बिट कंपेरेटर। अब कंपेयर करने के लिए देखो दो तो चाहिए होंगे इनपुट, तो देखो ये दे दिया ए और ये दे दिया बी, और जब आप कंपेयर करोगे तो तीन संभावनाएं बन सकती। देखो या तो ए ग्रेटर देन बी होगा, या ए लेस देन बी होगा, या ए इक्वल टू बी होगा। यही तीन संभावनाएं हो सकती है। ए ग्रेटर देन बी तो ये एक्स, ए लेस देन बी तो ये वाई, और ए इक्वल टू बी तो ये जेड। जेड हो सकता है, मैंने नाम दे दिया, ठीक है सर 1 बिट कंपेरेटर। अब बात करते हैं स्टेप 1 के बाद कि सर ए के अंदर भी एक बिट होगा, बी के अंदर भी एक बिट होगा, तब ये 1 बिट कंपेरेटर है। और जब कंपेयर करोगे तो ग्रेटर देन बी होगा, लेस देन बी होगा, ये तीन आउटपुट आ गए, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स हो गया। स्टेप 2, राइट द ट्रूथ टेबल। अब दो इनपुट है तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ए और बी कितने कॉम्बिनेशन, 4, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है सर। सबसे पहले मैंने लिख दिया ये x है, ये y है, और ये z है। x है आपके a ग्रेटर देन b के लिए, y आपके पास a लेस देन b के लिए, और z आपके पास a इक्वल टू b के लिए। अब मुझे बनाना है टेबल। देखो जब a 0 b 0, बताओ क्या है, जब a 0 और b 0, सर ये इक्वल वाली कंडीशन इनेबल्ड होगा, ये वाली कंडीशन रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इधर भी 0 दिया, इधर भी 0 दिया, और मान लीजिए लाइट लगी हुई, तो ये वाली लाइट फुक से जल जाएगी, तो ये जल जाएगी, बाकी सब बुझी हुई रहेगी, क्योंकि इक्वल की कंडीशन है। अच्छा, a0 b1 कौन बड़ा है सर, b ग्रेटर देन a है। अगर b ग्रेटर देन a है तो b ग्रेटर देन a है, y वाला जल जाएगा, यानी y वाला जल जाएगा, बाकी के सब बुझी हुई रहेगी, ठीक है सर। a1 b0 यानी a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन मतलब x जल जाएगा, अगर एलईडी लगी होगी तो बाकी ये बुझी हुई रहेगी, x जल जाएगा, बाकी के सब बुझी हुई रहेगी। फिर आपने इधर इधर 1 दे दिया, फिर से आपका ये जल जाएगा, सिंपल। तो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। अब आपके पास स्टेप 3। स्टेप 3 क्या कहलाता है, लॉजिकल एक्सप्रेशन। स्टेप 3 कहलाता है लॉजिकल एक्सप्रेशन, राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब चूंकि तीन लॉजिकल एक्सप्रेशन हमेशा आउटपुट के लिए लिखा जाता है इन द टर्म्स ऑफ इनपुट, तो अगर तीन आउटपुट है तो तीनों के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना होगा। सबसे पहले अगर x के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखोगे जो कि a ग्रेटर देन b है, x का यहां पे a b बार, a b बार। y के लिए लिखोगे जो कि a लेस देन b है, a बार b। और z के लिए लिखोगे तो a इक्वल टू b, देखो यहां पर a बार b बार,
प्लस ए बी, यहां पर भी, यानी ये एक्चुअली में ए एक्स नॉर बी है। और हमें तो पहले से ही पता है ना कि इक्वल की कंडीशन को कौन बताता है, एक्स नॉर बताता है। ये तो हमने पहले ही बताया था, कोइंसिडेंस लॉजिक, कि इक्वल की कंडीशन को एक्स नॉर बताएगा। इसका मतलब ग्रेटर देन बी ए बी बार है, लेस देन बी ए बार भी है, और जेड इक्वल टू आपके पास ए एक्स नॉर बी है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या एक चीज, सिंपल सी चीजें मुझे बताओ, स्टेप 4, क्या इसको आप मिनिमाइज कर सकते हो? क्या कोई भी मुझे बताइए, मिनिमाइज कर सकते हैं क्या इस एक्सप्रेशन को? सर वी आर नॉट एबल टू मिनिमाइज, ए डॉट बी बार ऑलरेडी मिनिमाइज्ड है, ए बार बी, और क्या ही मिनिमाइज करोगे? और एक्सॉर और एक्स नॉर के एक्सप्रेशन भी ऑलरेडी मिनिमाइज्ड होते हैं। यानी कि मैं स्टेप 4 लिखूं, मिनिमाइजेशन तो भाई फंक्शन ऑलरेडी मिनिमाइज्ड है, ऑलरेडी मिनिमाइज। अब बात करते हैं स्टेप 5, हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन। सर एक ए चाहिए, एक ए बार चाहिए, एक बी चाहिए, एक बी बार चाहिए। अब बन क्या रहा है? एक्स के लिए बन रहा है, देखो एक्स के लिए ए बी बार, ए ये एक्स है क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है, और ये बन गया ए बी बार, सिंपल। वाई के लिए बनाओगे ए बार बी, ए बार बी। जेड के लिए बनाओगे खत्म कर दिया, हार्डवेयर इंप्लीमेंट भी, सिंपल सा था। और इसको देखो याद करने का बड़ा सिंपल चीज, जो छोटा होता है ना उसके ऊपर देखो, ए डॉट बी, इसमें बी छोटा था तो बी के ऊपर बार लग गया, ए छोटा था तो ए के ऊपर बार लग गया, और इक्वल की कंडीशन को एक्स नॉर बताता है, सिंपल। तो डिजाइनिंग का, नहीं नहीं शुभ, रुको बेटा, दिमाग पहली बार जब कुछ भी चीजें शुरू होगी तो हमेशा दिमाग के ऊपर जाएगा ही, राइट। देखो ना, के मैप भी शुरू किया तो पहले दिन तुमने कितना हंगामा मंगा दिया, क्या चल रहा है के मैप के अंदर, लिख नहीं पा रहे हैं फंक्शन। फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हुई तो पता चला। अभी तो मैंने सिंपल सी चीज बताई कि बस आपको ये बताने की कोशिश करी इससे मैंने कि ये 5 स्टेप को लिखते कैसे हैं, 5 स्टेप का एक एप्लीकेशन हो गया सर, समझ लीजिए। हाँ, इसका मतलब समझो एक बार फिर से, कभी भी कोई फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है 5 स्टेप फॉलो करना है। पहला, फाइंड द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट, दूसरा राइट द ट्रूथ टेबल, तीसरा राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन, फोर्थ मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन, फिफ्थ हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन। मैंने बोला डिजाइन है 1 बिट कंपेरेटर, ए और बी था, 3 आउटपुट लिए थे, एक्स वाई और जेड। जेड बताता था जब ए और बी दोनों इक्वल है, तो देखो पहले वाले केस में ए और बी इक्वल है, और इस वाले केस में ए, देखो ए जीरो बी जीरो दोनों बराबर ही, तो इसलिए जेड वन है। ए वन बी वन दोनों बराबर ही है, इसलिए जेड वन है। और इसके एक्सप्रेशन जेड के लिए लिखोगे तो ए बार बी बार प्लस, ये देखो एक्स नॉर वाला ही तो लिखा हुआ है टेबल, ए बी, ए बार बी बार प्लस ए बी एक्स नॉर वाला ही तो है। सर जेड एक्सप्लेन प्लीज, हमारी पहली क्लास है क्या बेटा? मेरे ख्याल से आप स्टार्टिंग से समझो इस चीज को, क्लास को। ओके, बहुत ही बढ़िया। अब हार्डवेयर सर लिख दिया आपने, एक्स के लिए तो देखो ये ए बी बार, वाई के लिए ए बार बी, और जेड के लिए ए एक्स नॉर बी। मिनिमाइज कर नहीं सकते, ऑलरेडी मिनिमाइज था, बस हार्डवेयर इंप्लीमेंट कर दिया, ए बी बार, ए बार एक ए ले, ए बार और ये रहा बी, और एक ए और बी का एक्स नॉर। अब इतनी चीजें मैंने सिंपल सी बेसिक क्लियर। अभी तो मैंने 1 बिट की बात करी है, सेम चीज मैं आप लोगों को एक बार ट्राई करने के लिए बोलता हूं, 2 बिट कंपेरेटर ट्राई करिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करता हूं। और आज आप लोगों की वैसे टीओसी की क्लास है, मेरे ख्याल से 4 घंटे की क्लास है, तो आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा यहीं पर की जाती है दोस्तों। ओके,
तो आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा यहीं पर की जाती है। मिलते हैं मंडे को। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।